37 के दशक की माया नगरी मुंबई, जहां सपने भी बनते थे और उन्हीं गलियों में सपनों का खून भी होता था। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी खाकी वर्दी पर रिश्वत का एक भी दाग नहीं लगने दिया। उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी घर में एक ऐसा तूफान पल रहा था जो आगे चलकर पूरे देश के लिए कहर बनने वाला था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद बचपन से ही बाकी बच्चों जैसा नहीं था। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्कूल की किताबों से ज्यादा उसकी दिलचस्पी उन लोगों में थी जो इलाके में दबदबा रखते थे। महंगी घड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां और एक इशारे पर बंद हो जाने वाले बाजार, यही सब उसकी आंखों में बस गया था। वो समझ चुका था कि इस दुनिया में इज्जत नहीं, ताकत चलती है, और ताकत आती है डर से। धीरे धीरे उसने डोंगरी की गलियों में छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए। चोरी, लूट, दुकानदारों से हफ्ता वसूली, ये सब अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसी दौरान उसकी नजर पड़ी मुंबई के सबसे बड़े नामों पर। हाजी मस्तान, करीम लाला, वो लोग जो अंडरवर्ल्ड के असली बादशाह थे। करीब 20 साल की उम्र में दाऊद ने करीम लाला के गैंग को ज्वाइन कर लिया। उसका काम था स्मगलिंग के माल को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना। लेकिन दाऊद बाकी गुर्गों जैसा नहीं था। वो अंदर ही अंदर बड़ा खेल खेलने की सोच रहा था। वो मौका ढूंढ रहा था जब वो खुद खेल का मालिक बन सके, और वो मौका जल्दी ही आ गया। एक दिन RS2 लाख की फिरौती उसके हाथ में आई। उस दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इस पैसे ने दाऊद के अंदर छुपे लालच को बाहर निकाल दिया। उसने पैसा छुपा लिया और गैंग को झूठ बोला। लेकिन अंडरवर्ल्ड में सच्चाई ज्यादा देर छुपती नहीं। जब करीम लाला को पता चला तो दाऊद को सबके सामने घसीट कर लाया गया। उसकी बेरहमी से पिटाई हुई और उसे गैंग से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये उसकी हार नहीं थी, यही उसकी असली शुरुआत थी। उस रात दाऊद ने फैसला कर लिया, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, अब वो खुद राजा बनेगा। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर डी कंपनी की नींव रखी। अब वो सिर्फ अपराध नहीं कर रहा था, वो एक संगठित क्राइम सिंडिकेट बना रहा था। मुंबई की सड़कों पर अब खून बहना आम हो गया था। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच जंग छिड़ चुकी थी। फिर आया 1981, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। दादर के एक पेट्रोल पंप पर दाऊद के बड़े भाई साबिर को गोलियों से भून दिया गया। जब दाऊद ने अपने भाई की लाश देखी, उसी पल उसके अंदर का इंसान मर गया। अब उसके लिए सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। उसने कसम खाई कि अब कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद मुंबई में जो हुआ वो सिर्फ गैंगवार नहीं था, वो एक खौफ का दौर था। कोर्ट रूम के अंदर हत्या, दिन दहाड़े शूट आउट, पुलिस तक बेबस नजर आने लगी। दाऊद अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो सिस्टम को समझ चुका था। उसने पैसे के दम पर पुलिस, नेता और बड़े बड़े लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट, हर जगह उसका पैसा लगने लगा। उसका साम्राज्य तेजी से फैल रहा था, लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर जा रहा था, उतनी ही तेजी से कानून का फंदा भी कस रहा था। 1950 तक हालात ऐसे हो गए कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, और उससे पहले ही दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया। लोगों को लगा कि अब उसका अंत हो जाएगा, लेकिन असल में यहीं से उसका असली खेल शुरू हुआ। दुबई में बैठकर उसने डी कंपनी को एक इंटरनेशनल नेटवर्क में बदल दिया। अब वो सिर्फ मुंबई का डॉन नहीं था, वो एक ग्लोबल क्राइम बॉस बन चुका था। उसके नेटवर्क में हजारों लोग काम कर रहे थे, अलग अलग देशों में। फिर आया 1992, बाबरी मस्जिद घटना के बाद देश में तनाव फैल गया, और इसी मौके का फायदा उठाया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। उन्होंने दाऊद से संपर्क किया, उसे सुरक्षा और ताकत का लालच दिया, और यहीं दाऊद ने सबसे बड़ा गुनाह किया। उसने अपने ही देश के खिलाफ साजिश में हाथ मिला लिया। मुंबई एक के बाद एक 12 धमाके, पूरा शहर दहल गया। हर तरफ चीखें, खून और तबाही। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। उस दिन एक स्मगलर का अंत हुआ और एक आतंकवादी का जन्म हुआ। इसके बाद दाऊद भारत का सबसे वांटेड आदमी बन गया, लेकिन वो अब भी पकड़ से बाहर था। कराची में बैठकर वो अपने नेटवर्क को चला रहा है। उसका साम्राज्य आज भी कई देशों में फैला हुआ है। एक ईमानदार बाप और उसका गुनहगार बेटा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सबक है कि जब लालच और ताकत की भूख इंसान पर हावी हो जाती है तो वो अपने ही देश का दुश्मन बन जाता है।